वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आई। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के हमारे आज के इस सेशन में। आज 26 जुलाई 2024 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हर दिन की तरह ऐसे ही कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज भी हमारे पास हैं जिन पर हम एक एक करके विस्तार से बातचीत करेंगे। तो चलिए इन आर्टिकल्स के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है दैट इज अबाउट सोफी रिपोर्ट। अब ये सोफी रिपोर्ट क्या है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल। आपने कभी भूख महसूस की है, हंगर महसूस किया है? बेशक किया होगा। अलग अलग कारणों से हम सभी ने कभी न कभी हंगर तो फील किया ही होता है। कई दफ़ा हम खाने के समय पहुंच नहीं पाते, कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमें टाइम से खाना नहीं मिल पाता। और वो हंगर कैसा होता है आपने महसूस किया होगा। पेट, सिर दर्द, और धीमे धीमे अगर वो कॉन्टिन्यूअस जाए तो वो कमज़ोरी का रूप ले लेता है। खैर, आपने जो हंगर महसूस किया होगा, मैं समझता हूँ कि वो कुछ समय के लिए रहा होगा और वो किसी एक विशेष वजह से रहा होगा। लेकिन दुनिया में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसे मजबूरी में ये हंगर महसूस करना होता है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसके लिए हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट तैयार की गई, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड। इसी रिपोर्ट को नाम दिया गया है सोफी रिपोर्ट। इसमें ये बताया गया है कि कोविड-19 के पहले जो प्रॉब्लम था, पैंडेमिक के पहले जो हंगर का स्टेट था, सिचुएशन थी, हम लगभग उसी सिचुएशन में वापस से पहुंच गए हैं थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में। कोविड के समय में सिचुएशन और ख़राब हो गई थी। लोगों के पास जॉब्स नहीं थी और लोगों के पास खाने को खाना भी नहीं था। खैर, सिचुएशन इंप्रूव तो हुई, लेकिन ले दे के अभी भी हम वहीं हैं। कुछ खास इम्प्रूवमेंट है नहीं। सीधा सीधा कहें तो दुनिया में हर 11 में से एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास खाने को कुछ भी नहीं। वो हंगर महसूस करता है, और कम से कम हाल फिलहाल की ये सोफी रिपोर्ट तो यही कहती है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024 की जो रिपोर्ट है, इसे यूनाइटेड नेशंस की 5 एजेंसीज ने मिलकर तैयार किया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ये 5 एंटिटीज़ हैं जो इसमें शामिल रही हैं। इन सभी ने मिलकर इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है। रिपोर्ट को एक्चुअली में G20 ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर का जो इनिशिएटिव है उसी के तहत तैयार किया गया है। एक हंगर एंड पॉवर्टी टास्क फोर्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी ब्राज़ील में, उसी का रिजल्ट है ये रिपोर्ट। अब रिपोर्ट तो ठीक है, लेकिन इस रिपोर्ट में निकल के क्या आया है? सीधा हिसाब है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 हम उसे अचीव करते हुए दिख नहीं रहे हैं। लगभग 713 से 757 713 टू 757 मिलियन के लोग में बीच में एक ऐसी आबादी है जो अभी भी हंगर फेस कर रही है, लेटेस्ट सोफी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अलार्मिंग फिगर है ये। मामला एकदम साफ है। जो हमारा टारगेट है ज़ीरो हंगर का SDG 2 में, हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डेडलाइन है वो 2030 की है। 2015 में हमने इन गोल्स को ऑप्ट किया था और 15 सालों का हमने समय लिया था इन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए। ले दे के 6 साल बचे हैं, तो 6 सालों में हम कैसे ही कर पाएंगे जब 9 साल निकल गए और हम कुछ सिग्निफिकेंट नहीं कर पाए। तो ग्लोबल हंगर रिवर्स में देखने को मिल रहे हैं। मतलब सच्चाई तो ये है कि पिछले 15 सालों में हमने जो इम्प्रूवमेंट किया है वो कुछ है ही नहीं। 2008-9 के लेवल पे हम हैं। देखो, मामला ये है ना कि 2008-9 में दुनिया की आबादी कम थी, तो उस हिसाब से लोग जो थे उनकी एक सिग्निफिकेंट नंबर हुआ करता था जिसमें लोग हंगर से परेशान थे। उसके बाद हमने इम्प्रूवमेंट तो किया, लोगों की हंगर की सिचुएशन को इम्प्रूव तो की, लेकिन एट द सेम टाइम आबादी भी बढ़ गई। तो आबादी बढ़ने की वजह से ले दे के हम वहीं पर हैं, हम प्रपोर्शन रिड्यूस नहीं कर पाए हैं। मिलियंस ऑफ लोग आज भी फूड सिक्योरिटी फेस कर रहे हैं। 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग 2.33 बिलियन दुनिया की आबादी ऐसी है जो या तो मॉडरेट या सीवियर लेवल की फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रही है। और नंबर्स ले दे के अनचेंज्ड हैं। कोविड-19 ने सिचुएशन को और ख़राब ही किया था। 864 मिलियन लोग ऐसे हैं जो सीवियर फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्हें कई दफ़ा एक दिन या उससे ज़्यादा समय तक कुछ भी खाने को नहीं मिलता, और ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है जब आपको खाने को खाना ना मिले। 2023 के इनसाइट्स में कुछ और भी निकल के आया है, जैसे कि अफ्रीका की सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है।
अफ्रीका में जो भी आबादी है उसका 20% आबादी हंगर फेस कर रहा है, उनके पास खाने को कुछ भी नहीं, और लगभग 298.4 मिलियन लोग हैं जो अफेक्टेड हैं। अगर आप एशिया की बात देखो तो वैसे तो देखो सिचुएशन स्टेबल है, सिंस एशिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, चाइना इंडिया को ही आप देख लो, तो इस लिहाज से यूं तो पॉपुलेशन का 8.1% पॉपुलेशन ही हंगर फेस कर रही है, अफ्रीका के कंपैरिजन में आधे से कम है। लेकिन जब आप एग्जैक्ट नंबर्स में जाओगे ना तो वो नंबर्स आपको अफ्रीका से ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि अफ्रीका का 20% 298 मिलियन जा रहा है, एशिया का 8% ही 384 मिलियन चला जा रहा है। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो ये 8% भी न्यूमेरिकली बहुत ज़्यादा हो जाता है। लैटिन अमेरिका में अभी 6.2% आबादी ऐसी है जो हंगर फेस कर रही है, और ये 41 मिलियन लोगों के आसपास हैं। 2022-23 में हंगर कई सारे एरियाज में दुनिया में बढ़ा है, जैसे कि वेस्टर्न एशिया, कैरेबियन, ज़्यादातर अफ्रीकन रीजन्स। 582 मिलियन लोग ऐसे हैं जो क्रॉनिकली अंडर नरिश्ड होंगे 2030 तक, ऐसा हमें लग रहा है एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग, और इनमें से आधी से ज़्यादा आबादी तो अफ्रीका में ही रहेगी। सो दैट इज़ अबाउट सोफी रिपोर्ट। काफ़ी स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशंस हैं। हमारा अगला आर्टिकल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में है। बड़े एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा, दुनिया के कुछ और भी देशों के द्वारा, लेकिन कहाँ किसी को फ़र्क पड़ता है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं। दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन ये 5 देश जो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में आलती पालती मार के बैठे हुए हैं, ये जगह छोड़ने को राज़ी नहीं, और ना ही वो इसमें किसी और को शामिल करना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को देखो तो इसे 6 मेन ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें से एक है सिक्योरिटी काउंसिल, 6 में से एक। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी है कि पूरी दुनिया में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करें, ये भी देखें कि कोई किसी के लिए खतरा पैदा ना करे और कोई एग्रेशन ना दिखाए। होता इनसे एग्जैक्टली कुछ नहीं है। ये पीस कीपिंग ऑपरेशंस रन करते हैं, सैंक्शंस इम्पोज करते हैं किसी भी ऐसी कंट्री के ऊपर जो कि इंटरनेशनल लॉज को फॉलो ना करता हो, स्पेशली जो अमेरिका को पसंद नहीं आता उसके ऊपर सैंक्शंस लगते हैं। बाकी मिलिट्री एक्शंस भी लेते हैं। ये एक्शंस यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ऑथोराइज्ड होते हैं। अब देखो मामला ये है ना कि मेंबरशिप अभी 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनको P5 बोलते हैं, यूके, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूएस। ये 5 परमानेंट मेंबर के अलावा 15 नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं, लाइक 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, तो टोटल नंबर 15 हो जाता है। अब P5 मेंबर के पास है वीटो पावर, मतलब कोई प्रपोजल आता है, इनमें से एक को भी आपत्ति है तो पास नहीं होगा। अब जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उसमें सभी का टर्म 2 सालों का होता है, और 2 सालों के बाद वो वापस से दूसरे मेंबर्स आते हैं। अब इसमें मामला ये है ना कि इसको भी हमने रीजन वाइज सेग्रीगेट किया है, जैसे कि 5 एशिया अफ्रीका से होते हैं, 3 अफ्रीका से और 2 एशिया से, ईस्टर्न यूरोप से 1, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन से 2, वेस्टर्न यूरोप और बाकी कंट्रीज से 2। अब एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि एशिया अफ्रीका ग्रुप से 1 सीट हमेशा अरब कंट्रीज को दी जाती है, नियम नहीं है, एक जनरल सी परंपरा है। अब मामला ये था कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ये कम है, और अब इसमें कुछ और नए परमानेंट मेंबर्स को जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कई सारे और देश अब ताकतवर हो चुके हैं। सिंपली सिंह, इंडिया की इकॉनमी यूके से ज़्यादा है, इंडिया का डिफेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यूके से तो अच्छा ही है। एट द सेम टाइम इंडिया कई सारे मामलों में अभी यूके से बहुत आगे है, फ्रांस से बहुत आगे है, इवन रशिया से बहुत आगे है। ऐसे केस में क्या इंडिया हकदार नहीं कि उसे एक परमानेंट सीट मिले, लेकिन कोई बात करने को राज़ी नहीं। इसी बारे में ये आर्टिकल था। हमारा अगला आर्टिकल फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि BMD सिस्टम के बारे में है। देखो, जब हमारे ऊपर कोई बैलिस्टिक मिसाइल का हमला होता है तो उसे डिटेक्ट करके उसे काउंटर करना एक बड़ा ज़रूरी काम हो जाता है। DRDO इस बारे में काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ है, और हाल फिलहाल में उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का फेज 2 सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया, जहाँ पे हमने डेमोन्स्ट्रेट किया अपनी इंडिजिनियस कैपेबिलिटी को कि हम कैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स से खुद को डिफेंड कर सकते हैं। अब ये 5000 किलोमीटर क्लास का डिफेंस सिस्टम है जिसको भी हाल फिलहाल में टेस्ट किया गया है। फेज 1 में जो BMD था उसमें हम 2000 किलोमीटर की रेंज में जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की तैयारी कर रहे थे, और फेज 2 में जो नवंबर 2022 में शुरू किया गया, यहाँ पे तो हम 5000 का रेंज लेके चल रहे हैं। कि अब देखो, जो पहला हमारा LC-4 धर्मा था उसमें हमने 1620 जो यहाँ पे एट 61620 आवर्स में मेकिंग एडवर्सरी बैलिस्टिक मिसाइल हुआ करता था, मतलब हमने अपना ही एक मिसाइल लॉन्च किया जिसे हमने दुश्मन की तरह ट्रीट किया, और हमारे एयर डिफेंस ने उसको डिटेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय किया। जो फेज़ 2 रहा AD का, इसमें
इंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल्स को लॉन्च किया गया। इंडो एटमॉस्फेरिक का मतलब ये होता है कि एटमॉस्फेयर के विद इन ही मिसाइल्स आती हैं, उन्हें टारगेट करके हिट किया जाता है। जो बीएमडी सिस्टम है उसमें लेयर्ड मिसाइल्स शील्ड सिस्टम होता है जो बैलिस्टिक मिसाइल से इंडिया को बचाता है। फेज 1 जो कि ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है, ये 2000 की रेंज में मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करके इंडिया को डिफेंड करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसमें हमने 2 मिसाइल्स लगाई हुई हैं। एक तो पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल है जो एक्सो एटमॉस्फेरिक है, ये 50 से 80 किलोमीटर की हाइट तक जो डिफेंस है वो ग्रांट करने में कैपेबल है। और दूसरा होता है एडवांस एरिया डिफेंस मिसाइल, इंडो एटमॉस्फेरिक है, जो एटमॉस्फेयर के विद इन ही डिफेंस ग्रांट करता है 15 से 30 किलोमीटर में। अब 2 मिसाइल्स जो हैं वो फेज 2 में लगाई जा रही हैं जो 5000 किलोमीटर की रेंज में डिफेंस देंगी। AD1 और AD2 ये सेकेंड फेज में आ रही हैं। अब ये तो AD2 जो यहाँ पे फेज 2 है उसमें AD इंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल्स हैं, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर के विद इन भी डिफेंस देंगी और एक्सो एटमॉस्फेरिक रीजन्स में भी डिफेंस देंगी। तो ये तो देखो हो गया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। हमारा अगला आर्टिकल ODF प्लस क्राइटेरिया के बारे में है, ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस। पहले खुले में शौच का सिस्टम हुआ करता था जिससे बीमारियां फैलती थी और वो अनसिक्योर भी था। ये काफ़ी ज़्यादा गलत था विमेन के लिए जब उन्हें ओपन में डेफिकेशन के लिए जाना पड़ता था। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव चलाया और गाँवों को इनकरेज किया गया कि वो खुद के गाँव को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाएं। इसके तहत हर गांव में शौचालय बनवाए गए, वॉशरूम्स बनवाए गए और ये गवर्नमेंट ने इंसेंटिव देकर बनवाया। धीमे धीमे जब लोगों के पास शौचालय की व्यवस्था हो गई तो फिर लोगों ने ओपन डेफिकेशन बंद करना शुरू किया और फिर सरकार ने गांवों को ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस का दर्जा देना शुरू किया, यानी कि ODF का दर्जा। फिर जब कई सारे गांव ODF बन गए तो फिर एक नया इनिशिएटिव आया जिसे हमने ODF प्लस कहा। ODF प्लस मतलब ठीक है कि गांव में कोई ओपनली डेफिकेट नहीं करता, बट उसके अलावा क्या गांव में और भी सफाई होती है, क्या वहाँ पे कचरे को ट्रीट करने की व्यवस्था है, क्या उसकी मैनेजमेंट की व्यवस्था है, इन सभी चीज़ों को देखा जाने लगा और ऐसे गांवों को चुना गया जब उनके आगे लगा एक प्लस, यानी कि ODF प्लस विलेजेस। ODF प्लस में 3 कैटेगरी बनाई गई, एक एस्पायरिंग, दूसरा राइजिंग और तीसरा मॉडल। देखो 2 एलिमेंट पकड़ते हैं, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट। कोई ऐसा गाँव है जो ओपन डेफिकेशन फ्री है, एट द सेम टाइम वहाँ पे या तो सॉलिड या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का अरेंजमेंट है, तो उसे हम ODF प्लस एस्पायरिंग विलेज कहते हैं। फिर होता है ODF प्लस राइजिंग विलेज, जहाँ पे दोनों की व्यवस्था होती है, यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी होती है और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की भी होती है। फिर आते हैं मॉडल विलेजेस। यहाँ पर जो आपका ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज है वो तो है, यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों तरीके के हम वेस्ट को मैनेज करना जानते हैं और इसके बाद ऑब्जर्वेबल विजुअल क्लीनलीनेस होनी चाहिए, मतलब दिखे कि गांव साफ है, कचरा ना दिखे, वाटर कहीं पे लॉक्ड ना हो, जो वेस्ट डंप है वो ना दिखे, पब्लिक प्लेसेस पे साफ साफ दिखता हो, जगह जगह पे आपने बोर्ड्स वगैरह लगा रखे हों कि गांव को कैसे आपको साफ सुथरा रखना है। अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो फिर मान लेते हैं कि फिर आप जो है वो अब मॉडल विलेज बन गए हैं। अब कैसे कोई भी गांव ODF प्लस बनता है, आप ग्राम सभा की मीटिंग में खुद ही डिक्लेयर कर दीजिए कि भाई अभी हम ODF प्लस हो गए। 3 महीनों के अंदर थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होगा। ये अक्सर उन गांवों से करवाया जाता है जो कि पहले से मॉडल विलेज बन चुके हैं, वो जाके वेरीफाई करेंगे। बाकी सुपरवाइजरी वेरिफिकेशन अथॉरिटीज के द्वारा किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 कहता है कि ओपन डेफिकेशन फ्री और प्लस विलेजेस बनाने के बाद बीमारियां कम हुई हैं। हमारा अगला आर्टिकल बन्नी ग्रासलैंड के बारे में है। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने फाइनल अप्रूवल दे दिया है चीता कंजर्वेशन के ब्रीडिंग सेंटर के लिए गुजरात के बन्नी ग्रासलैंड में। अब जो बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व है ना, वो आपको रन ऑफ कच्छ गुजरात के सदर्न एज पे मिलेगा और ये ग्रासलैंड सिस्टम है, एरिड ग्रासलैंड सिस्टम। 1819 के अर्थक्वेक में जो आसपास का डिपॉजिट था वो एक जगह पे इकट्ठा हो गया और उसी से ये ग्रासलैंड बना। अब यहाँ पे लो ग्रोइंग फॉब्स मिलते हैं एंड ग्रेमिनोइड्स मिलते हैं। एक्चुअली में साल्ट टॉलरेंट्स हेलोफाइल्स हैं, हेलोफाइल्स हैं जो साल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं। स्कैटर्ड ट्रीज एंड स्क्रब्स भी मिलेंगे, मतलब कुछ ऐसी स्पीसीज, नॉट जस्ट प्लांट, जो साल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं। सेल्वाडोरा स्पीसीज और इन्वेजिव प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। कुछ और भी प्लांट्स की प्रजातियां हमें बेशक यहाँ मिल जाती हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बन्नी ग्रासलैंड की, तो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे कई सारे एनिमल्स यानी कि फौना, जैसे कि नीलगाय, चिंकारा, ब्लू बक, वाइल्ड बोर, गोल्डन जैकॉल, इंडियन हेयर, एशियाटिक वाइल्ड कैट, ये सब। और ये माना जाता है कि लास्ट टाइम जो चीता थे
वो एक्सटिंक्ट होने के पहले यहीं पर थे। 1955 में कोर्ट ने इसे रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा दिया और 2019 में एनजीटी ने इसकी बाउंड्रीज को डिमार्केट किया। तो ये तो मामला बन्नी ग्रासलैंड का हो गया। नाउ ये क्वेश्चन अब हमारे पास जो हमने लास्ट सेशन में पूछा था, मंकी पॉक्स का क्वेश्चन था, केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट था। ये क्वेश्चन जो था फॉरगॉटन वाला, ये राइट टू प्राइवेसी के विद इन लाई करेगा। एंड देन ये जो क्वेश्चन है राउंड ऑफ का, इसमें भी केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आइए आज के सवाल देखते हैं। आज के क्वेश्चंस में पहला तो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्वेश्चन है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। 10 मेंबर हैं, 5 परमानेंट 5 नॉन परमानेंट। बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। ये क्वेश्चन आपका ओडीएफ प्लस विलेजेस के बारे में है। यहाँ पर आपको बताना है 4 स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें एक ओडीएफ प्लस विलेज जो होता है उसको ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस मेंटेन करना होगा, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। दूसरा जो प्रोग्रेसिव स्टेज है उसमें आप एस्पायरिंग माने जाएंगे, राइजिंग और ओडीएफ प्लस मॉडल में 3 कैटेगरी होगी। ओडीएफ प्लस क्राइटेरिया जो होता है वो ग्राम सभा खुद ही डिक्लेयर करती है, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन नहीं चाहिए। सुपरवाइजरी वेरिफिकेशन हो सकता है सभी कैटेगरीज में। बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ये 2 स्टेटमेंट है, आपने आंसर करना है। बाकी सेशन की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप इस QR कोड को स्कैन करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।